भव्यात्म महाराज बहुपाल चिंतित है और चिंता अपनी जवान बेटियों को देखकर है। उन्हें अब यह चिंता सताने लगी है कि समय के साथ बेटियों का विवाह किन्हीं योग्य सुयोग्य राजकुमारों से कर देनी चाहिए। बहुत से राजकुमार हैं, सभी की अपनी विशेषता है, अपनी खासियत है, लेकिन किसी एक का चयन होना है। पिता ने सोचा क्यों ना एक बार अपनी बेटियों से ही उनकी पसंद पूछ ली जाए कि तुम्हें किस प्रकार का लड़का पसंद है। वैसे इस प्रकार का प्रश्न यदि पिता अपनी बेटी से करता है तो बेटी शर्म से सिर झुका लेती है, आंखें झुका लेती है, उसके कंठ में शब्द अवरुद्ध हो जाते हैं, वह कुछ बोल नहीं पाती। मां से तो फिर भी एक बार हिम्मत कर लेती है, मां से तो फिर भी एक बार अपने मन की बात कह देती है, लेकिन पिता से कैसे कहे? यहां तो गंगा एकदम उल्टी बह रही है। पिता स्वयं अपनी बेटियों से उनकी पसंद पूछते। सुर सुंदरी पिता की बात सुनकर के शर्माती है, सकुचाती है, लजाती है, अपनी आंखों को नीचे करके अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरदने लगती है। पिता कहता है, बेटा घबराओ मत, मैं तुमसे तुम्हारी मनसा, मैं तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इच्छुक हूं। इसीलिए जो मन में हो कह दो। वहां से निकल, जो कहना है कह दो। पिताश्री आपसे क्या कहूं? बेटा तुम्हारी उम्र विवाह की हो चुकी है, तुम अपने योग्य कैसा वर चाहती हो, वह वर गीत में, संगीत में, शास्त्रार्थ में, शस्त्रों में किस विधा में पारंगत हो तुम कह सकती हो। पिताश्री मैंने अपनी दासियों के मुख से, मैंने अपनी सेविकाओं के मुख से उस राजकुमार का नाम सुना है। वे कहती हैं कि आज आर्यावर्त में उससे अच्छा कोई योग्य वर नहीं है।
पिताश्री, मैं उसे जानती नहीं हूं, पहचानती नहीं हूं, लेकिन जैसा मैंने सुना है, सुनकर के लगता है कि मेरे लिए वही वर योग्य होगा। आपको उचित लगे तो मेरा विवाह उसके साथ कर। पिता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी, बेटी की कोई जिद नहीं थी। इच्छा पूछने पर उसने अपनी इच्छा जाहिर की, और इच्छा भी इसलिए क्योंकि सेविकाओं के मुख से, दासियों के मुख से उसने उसके बारे में सुना था। कह दिया। पिता ने अपनी बेटी सुरसुंदरी के मन मुताबिक उसका विवाह उसके पसंदीदा राजकुमार के साथ कर दिया। मैना छोटी थी, लेकिन आरिकाओं के पास शिक्षा प्राप्त करके लौटी थी। इसी कारण से छोटे होने के बाद भी उसके भीतर जो बड़प्पन था वह बड़ों बड़ों में नहीं था। क्योंकि कुछ छोटे लोग उम्र से छोटे हो सकते हैं, लेकिन बड़प्पन बड़ों से बड़ा होता है, और कुछ बड़े लोग उम्र से बड़े हो सकते हैं, लेकिन हरकतें लड़कपन सी करते हैं। इसलिए मैच्योर होना बहुत जरूरी है। उम्र बड़ी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। व्यक्ति मानसिक रूप से परिपक्व हुआ है या नहीं, मैच्योर का मतलब क्या है? मानसिक रूप से परिपक्व हो जाना, ये मैच्योर हो जाना है। मानसिक दृढ़ता का आ जाना, ये मैच्योर हो जाना है। इसलिए जब मैना सुंदरी से बात बात में एक दिन बात करते हुए महाराज भूपाल ने यूं ही पूछा कि बेटा, एक प्रश्न पूछो। पिताश्री, आपको पूरा हक अधिकार है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बेटा, एक प्रश्न का जवाब दो। बताओ, तुम किसके भाग्य का खाती हो? प्रश्न बड़ा छोटा सा है, लेकिन जिसका अध्ययन किसी आरिका संघ में हुआ है, जिसने शास्त्रों के सार को जाना हो, जिसने शास्त्रों के रहस्यों को जिया हो, उसका जवाब कुछ लाजवाब ही होगा। बेटा, किसके भाग्य का खाती? मैना सुंदरी ने कहा, पिताश्री, मैं तो क्या, सभी जीव अपने अपने भाग्य का खाते हैं। इतना सुनना था कि महाराज भूपाल के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई कि ये मेरी ही बेटी है, इसके भीतर मेरा ही खून दौड़ रहा है। मैंने पाल पोष करके यही सुनने के लिए इसे बड़ा किया था। एक दिन मुझे ऐसा सुनना पड़ेगा कि मैं अपने भाग का खाती हूं, और मैं तो क्या, सभी अपने अपने भाग का खाते हैं। अरे, मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, पैरों पर खड़ा किया, सब कुछ किया है। मेरे भाग का खाती है और अपने भाग का बताती है। मैना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम किसके भाग्य का खाती हो?
मैंने बोला तो सही, मैं अपने भाग का खाती। तुम सोच समझ करके बोल रही हो या फिर यूं ही जवाब दे रही हो? पिताश्री, मैंने सोचा है, समझा है, और सोचा समझा ही नहीं, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने गुरुओं से सुना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग का खाता है, और मैं भी अपने ही भाग का खा रही हूं। ठीक है, यदि तुम अपने भाग का खाती हो तो फिर तुम्हारे भाग की परीक्षा हो जाएगी, जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसे क्या मिला है? किसी को कुछ नहीं मिला। आज यदि मैं आपकी बेटी बनी हूं तो अपने भाग के कारण। आज मैं पढ़ लिख करके तैयार हुई हूं तो अपने भाग के कारण। आज मैं सारे आर्यावर्त में उज्जैनी के महाराज भोपाल की बेटी एक राजकुमारी के नाम से जानी जाती हो तो अपने भाग के कारण। पिताश्री, यदि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता तो मैं एक राजा की नहीं, एक भिखारी की बेटी बनती। इतना दृढ़ श्रद्धान था मैना सुंदरी को अपने भाग्य पर, अपने कर्म सिद्धांत पर, अपने जैन धर्म पर कि भगवान महावीर स्वामी ने जो कुछ कहा है, 24 तीर्थंकरों ने जो कुछ कहा है, वह यथार्थ सत्य है। और सत्य ही है कि हर जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है। आज यदि मुझे राजा की बेटी बनने का अवसर मिला तो ये मेरे पिछले कर्मों के पुण्य प्रताप से मिला है, और इस बात की दृढ़ता मैना सुंदरी के भीतर थी। लेकिन महाराज भोपाल को यह जवाब अच्छा नहीं लगा। वे भीतर ही भीतर अपने अहंकार के चूर चूर होने से जलने भुनने लगे। उन्हें लगा कि जिसका सम्मान बड़े बड़े राजा महाराजा करते हैं, आज उसका अपमान उसकी बेटी ने कर दिया। और राजा होने के नाते मैं इसका बदला लेकर लूंगा। विचार करना, अहंकार पिता को भी अपनी बेटी के प्रति विद्वेष के भाव से भर देता है। अहंकार अपनी बेटी के लिए भी पिता को बुरा बर्ताव करने के लिए तैयार कर देता है। अहंकार अपनी बेटी के साथ जो नहीं करना चाहिए ऐसा व्यवहार करने के लिए तैयार कर देता है। बहुत बुरा होता है ईगो हट। जब जब हमारा अहंकार टूटा है तब तब परिवार पर कहर टूटा है। हमारे बड़े भाई साहब का अहंकार टूटा, हमारे छोटे भाई का अहंकार टूटा, हमारे पिता का अहंकार टूटा, हमारे बेटे का अहंकार टूटा। अहंकार टूटता है, परिवार टूट जाता है। अभी तक एक साथ इत्मीनान से रहते थे, एक ही किचन में भोजन बनता था, सब खाते थे, पीते थे, कमाते थे, आनंद मनाते थे। अहंकार एक दिन टूट गया। दो भाई
अपना अपना सिलेंडर लेकर के ऊपर नीचे हो गए। एक किचन ऊपर बन गया, एक किचन नीचे बन गया। क्या ले गए? अपना अपना, बोलो, अपना अपना सिलेंडर ले गए। अरे सिलेंडर ले जाने से पहले यदि सरेंडर हो जाते तो अलग अलग किचन का कोई काम नहीं होता। लेकिन सिलेंडर आ गया, अलग कनेक्शन आ गया, ऊपर किचन बन गया, ऊपर प्लेटफार्म बन गया, बराबर तरीके से गैस लग गई, पानी की टंकियां लग गई, हंडे खड़े हो गए, सारे के सारे डिब्बे बर्तन भाड़े सब अलग अलग हो गए। जहां पर एक सिलेंडर से काम चलता था, अब एक घर में दो हो गए। रोज 1 लीटर दूध आता था, अब रोज 2 नहीं, तुमने कहा 2 तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अब तो भाई अलग अलग हो गए, 1 लीटर बहुत है, लेकिन फिर भी आधा लीटर बढ़ गया ना। कितना बढ़ा? रोज जो रोटियां बनती थी उसमें 1 रोटी बचती थी। अभी भी रोटियां बनती हैं, ऊपर भी 1 बचती है और नीचे भी। पहले 1 ही बचती थी ना, अब कितनी बचने लगी? रोज 1 कटोरी सब्जी बचती थी, अब ऊपर भी 1 कटोरी बचती है और नीचे भी। पहले एक बाई आती थी, 500 रुपये महीने में काम करके जाती थी, अब वही बाई आती है, नीचे से भी 500 लेती है और ऊपर से भी। बोलो हो रहा है या नहीं? एकदम खर्चे दुगने हो गए। ऊपर नीचे होते ही सब कुछ वही है। बढ़िया एक फ्रिज में काम चलता था, अब ऊपर भी फ्रिज है, नीचे भी। अरे एक ही फ्रिज की तरह फ्रिज बने रह जाते, अर्थात जमे रह जाते, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। लेकिन क्या करो, हम फ्रिज नहीं हुए, हीटर हो गए, और ऐसे गर्म हुए कि ज्वाला निकल पड़ी और हम अलग अलग हो गए। कौन सा सुख मिलता है बताओ? पहले एक साथ घर में 2 महिलाएं 4 महिलाएं थी तो काम बट जाता था। अब सुबह उठ करके चाय भी तुम्हें बनाना है, सफाई भी तुम्हें करना है, बोलो ना हाँ, सब कुछ तुम्हारे माथे पर। तुम्हें क्या लगता है अकेले हो जाने में सुख है? नहीं, अकेले हो जाने में सुख नहीं है। सबके दुख अब अकेले को सहना पड़ेगा और अकेले को उठाना पड़ेगा। पहले भरे पूरे परिवार होते थे। मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक माँ थी। आपकी एक ही होती है क्या? नहीं, मैं सोचा मेरी अकेली एक थी। मेरी एक माँ थी और 3 भाभियां थी। भाभी 3 हो सकती तो माँ एक। 3 भाभियां थी, एक माँ थी। इतना बढ़िया सिस्टम था। एक चौका संभालती थी, एक बर्तन मांजती थी, एक झाड़ू पोछा लगाती थी, एक कपड़े धोती थी, एक सुखाती थी, एक उठाती थी। सब काम पता ही नहीं लग पाता था, कम हो जाता था। और तीनों चारों मिलकर के बड़ी इत्मीनान से काम करते थे। तुम्हें लगता है कि बाप रे इतना बड़े परिवार, सब कुछ है, सब मुझे ही करना पड़ेगा। हमें भ्रम है कि सब कुछ मुझे करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं, मैं ही सब कुछ करती हूं। बड़ी भाभी तो, दीदी तो बैठी रहती है, काम ना धाम, देखो दिन भर मोबाइल ही चला रही है, काम तो मैं ही कर रही हूं। अच्छा, कभी बड़ी वाली कहती देखो निठल्ली करती क्या है? एक काम बोलो वही ढंग से नहीं होता। अरे बाप
ऐसा तुमको लगा कि अकेले हो जाएंगे कितना अच्छा रहेगा, हो गए अकेले, क्या मिला? सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे माथे पर आ गई। साथियों, भारतीय संस्कृति संयुक्त परिवार की अवधारणा वाली संस्कृति है। हमारे यहां पर कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेकिन जहां पर पूरी वसुधा को कुटुंब कहा जाता है, उस देश में एक ऐसा नारा आया, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार। ऐसा नारा आ गया सिर्फ जनसंख्या विस्फोट की वजह से। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लगा कि यदि जनसंख्या ऐसी बढ़ती रही तो हमारे देश में सुख संसाधनों की कमी आ जाएगी, इसलिए उन्होंने छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा दी। पर उन्होंने ये थोड़ी कहा था तुम अलग अलग रहने लग जाओ, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाओ, एक साथ समूह रूप में रहने का वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा परिवार है। परस्परोपग्रहो जीवाना। जीव परस्पर में एक दूसरे का उपकार करते हैं, ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा। हम देखते हैं सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सब एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। बिना सहयोग के कोई काम नहीं हो सकता। परिवार के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे का सहयोग ठीक उसी का तरह करना चाहिए जिस तरह से शरीर के प्रत्येक अंग एक दूसरे का सहयोग प्रदान करते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग, इस हाथ में खुजली चलती है, हाथ फटाफट आके खुजा देता साहब, बिना इसके बोले एकदम से खुजाना चालू कर देता है। इसको खुजली चली और ये तुरंत आ जाता है। अरे भाई थोड़ा तो टाइम लगाता, यहाँ खुजा बेटा खुजा, अब आया मजा? नहीं, ये मजे लेते ही नहीं है, ये फटाफट आकर के गजब करता है। हेल्प तो देखो, प्रेम हो तो इन दो आंखों की तरह, प्रेम हो तो इन दो आंखों की तरह। यहां देखना हो तो दोनों एक साथ देखती हैं, यहां देखना हो तो दोनों एक साथ देखती हैं। अलग अलग बिल्कुल नहीं भागती, और अलग अलग जो भाग जाती उसको तिरपट बोलते हैं। काना भेड़ा त्रिपिटा जे जगमाही होए, इनसे बात तब करो जब हाथ में डंडा होए। तो क्या समझ रहे? गजब की दोस्ती है। मैं आपको देख रहा हूं तो दोनों आंखें आपको देख रही हैं, यहां देख रहा हूं तो यहां देख रहे हैं, जहां देखता हूं। गजब की दोस्ती है भाई, है? आप देखो, ये सब तो दोस्ती तक तो ठीक है, ये आंखों जितना हमदर्दी कोई दूसरा है नहीं। दर्द होता है पेट को, रोती है आंखें। दर्द होता है कमर को, रोती है आंखें। पिटाई पड़ती है गाल में, रोती है आंखें। अरे भाई जहां पढ़ाई है वो रोए, लेकिन नहीं, ऐसे रहो। अपने परिवार में किसी को भी तकलीफ हो, आपकी आंखें नम हो जानी चाहिए। आप उसके साथ खड़े होकर के कहे चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, इतना कह देने मात्र से उसके भीतर जाना चाहिए। यही तो बात है। शरीर का एक एक अंग हमें सीख देता है, शिक्षा देता है। साथियों, तो जैसे शरीर का प्रत्येक अंग
एक दूसरे के लिए सहयोगी सहभागी बनता है, वैसे ही एक परिवार है, वो परिवार पूरा एक शरीर है और हम उसके एक अंग हैं। हम उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार हैं। अकेले की कोई पहचान नहीं होती, अकेले की कोई कीमत नहीं होती। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी कमाऊ पुत क्यों ना हो, लाखों करोड़ों की संपत्ति क्यों ना हो, आप कहीं पहुंचते हैं तो सामने वाला आपका नाम तो पूछता ही है, लेकिन पूछता है आपके पिताजी का नाम क्या है। बाप का नाम पता और तेरे बाप का नाम तुझे पता नहीं है तो सामने वाला कहता चल भाई अपना कोई गजब हो गया, मेरी कीमत मेरे बाप के नाम से है। कलेक्टर हो या देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, क्या बाप का नाम चाहिए? बाप का नाम ना हो तो ऐसी औलादें नाजायज कहलाती। हाँ, जो नाजायज है उनको किसी प्रकार का समाज में कोई हक और कोई अधिकार नहीं होता है। इसीलिए हमारे नाम के साथ हमारे पिता का नाम जुड़ा हो और हमारे नाम के साथ हमारे परम पिता का नाम जुड़ा हो, हमारे धर्म का नाम। इसलिए अपने नाम के आगे पीछे जैन लिखने में गर्व महसूस करना, क्या क्या गर्व महसूस करना। जैन लिखो, लेकिन हम तो अपने गोत्र में अटके पड़े हैं। कोई कासली वाल लिख रहा है, कोई बाकली वाल लिख रहा है, कोई टोंगा लिख रहा है, कोई छावड़ा लिख रहा है, कोई पाटनी लिख रहा है, कोई पाटौती लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। सब अपने अपने। जैन कब लिखोगे? सबने उन गोत्रों को अपने नाम के साथ जोड़ लिया। जाति को जितना आप प्रभावशाली बना करके अपने साथ जोड़ करके चल रहे हैं, जाति से बड़ा धर्म है, जाति से बड़ा धर्म है। आपने पीछे नाम के पीछे यदि जाति लगा रखा है तो नाम के आगे जैन लगा लो। जैन कम थोड़ी हुए, इस जाति के चक्कर में कम हो गए। मैंने 2 चातुर्मास किए भोज कर्नाटक, बेलगांव डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट और सांगली डिस्ट्रिक्ट, 2 महाराष्ट्र के और 1 कर्नाटक का। इन 3 जिलों में 10 लाख जैन रहते हैं। कितने बोलो? 10 लाख जैन 3 जिलों में। भोज की जनसंख्या यदि 18,000 है तो 18,000 में 8,000 जैन है। सद लगा जाओ तो वहां पर 8-10 हजार जैन। समनेवाड़ी जाओ तो वहां पर जैन। सब जगह यहाँ 5,000, 2,000, 8,000, 10,000 ऐसे जैन। और महाराष्ट्र के जनगणना 2011 का जो उठा करके देखते हैं तो पूरे महाराष्ट्र में जैनों की जनसंख्या 6 लाख। खाली 2 जिले में आपके 6 से 7 लाख होंगे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में क्यों? अब उनके गोत्रीय से गोत्री इस प्रकार के हैं कि आप क्या करो, चौगले, टारे, सदलगे, मुराबट्टे, धरणगुत्ते, हाँ, पाटिल, कोपन नंबर का है,
कुप्पा नट्टे हैं, ऐसे ऐसे गोत्र हैं जिनको कहीं से कहीं तक जैन संज्ञा प्राप्त हो ही नहीं सकती, कोई मानते नहीं। इसलिए कुछ भी पीछे लिखो, आप बागड़ प्रांत में राजस्थान में चले जाओ, साय है, गांधी है, दोषी है, ये है। यदि हुंगड़ों में चले जाओगे तो धीरावत है, मैयावत है, कोरावत है, ऐसे ऐसे नाम है कि आप पूछो मत। कौन कहेगा जैन? लोग जैन लिख ही नहीं रहे हैं, डायरेक्ट जनगणना होती है, अपना गोत्र भर देते हैं। यदि कॉलम में जहाँ धर्म की बात आती वहाँ जैन नहीं लिखेंगे तो अकबर बादशाह के समय 4 करोड़ थे और आज यदि 1 करोड़ हैं तो सिर्फ जाति हम पर हावी हुई है इस कारण से। अन्यथा ऐसा नहीं कि हमारे घरों में बच्चों ने जन्म लेना बंद कर दिया, बच्चे तो पैदा हो रहे लेकिन जैनों में गणना नहीं आ रही है। आने वाले समय में भारत सरकार गणना करेगी, नियमावली में है, वो तो कोरोना की वजह से 2021 में होना था वो रह गया। हम आने वाले समय में जब भी, अभी तो क्योंकि बिहार ने एक मुद्दा छेड़ रखा है जातिगत जनगणना का, कांग्रेस ने मुद्दा छेड़ रखा है जातिगत जनगणना का, तो इस कारण से उस राजनीति की वजह से हो सकता है विलंब हो जाए। लेकिन जब भी जनगणना हो हमें अपने आप को जैन साबित करना ही है, तभी जाकर के हमारा संख्या बल बढ़ सकता है, अन्यथा हमारी कोई बकत ही नहीं है। आज यदि विधायक के लिए, सांसद के लिए हमें टिकट नहीं मिलती है तो क्यों? इसी कारण से, क्योंकि हमारी संख्या ही नहीं। आज तो जातिगत संख्या देखी जाती है कि भाई इनका प्रभाव क्षेत्र कितना है, कितने वोट इनके आ सकते हैं, है ही नहीं। कैसे? और जिसने बचपन से राजनीति की है उसे मिल भी जाए तो लोग उसे जीतने नहीं देते। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए राजनीतिक कद बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में होने का मतलब है शक्ति से संपन्न होना। आजकल राजनीति होना ही शक्ति से संपन्न होना है। इसीलिए मोरारजी देसाई के टाइम पर 16 दिगंबर जैन सांसद थे पार्लियामेंट। कितने? 16। ताली गाली बजाने से कुछ फायदा नहीं है, अभी तो रोने का वक्त है कि आज एक भी नहीं है कोई प्रतिनिधि हमारा, किसी भी पार्टी से नहीं है। क्या करें? वो तो अच्छा है कि मोदी जी ने अभी आगरा से नवीन जैन को राज्यसभा से ले लिया, तो एक व्यक्ति राज्यसभा में वहां पर नवीन जैन पहुंच गए। बड़ा मुश्किल है। मैं आप सबसे कहता हूं कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, खाली व्यापार अकेले में नहीं, हर फील्ड में हम आगे बढ़े। एक समय था इंदिरा गांधी के टाइम पर देश के गृह मंत्रालय पर गृह मंत्री के रूप में प्रकाश चंद जी सेठी गृह मंत्री थे। प्रकाश चंद सेठी नाम चलता था, गृह मंत्री तक बने, प्रधानमंत्री बनने की भी हैसियत रखते थे वे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, श्रीलाल गंगवाल विश्व मुख्यमंत्री रहे, सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री रहे। ये लोग मध्य प्रदेश को इन्होंने संभाला। एक समय था लालचंद जी जैन सागर से हमेशा जीतते रहे, समय था। धीरे धीरे करके राजनीतिक कद घटता चला गया और हम सिमट करके रह गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या बल है ही नहीं। जैन तो हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, और जब तक रिकॉर्ड में नहीं है तब तक कोई तुम्हें मानने वाला नहीं। तो साथियों, कि हमें
अपनी बात यहां से वहां तक पहुंचाने के राजनीतिक सफर भी करना पड़ता है, अपना वजूद सिद्ध करने के लिए काम करना। तो मैं आप सबसे कह रहा था, बात मैना सुंदरी की चल रही है, पर मैना सुंदरी की बात के साथ साथ ये सारी बातें बहुत जरूरी हो जाती। मैना सुंदरी की कहानी है कितनी सी, मैं 5 मिनट में पूरी कहानी सुना दूं, 2 मिनट में मैं रामायण सुना देता हूं। क्या है? मैना सुंदरी को कर्म सिद्धांत पर विश्वास था और उसने साफ शब्दों में कह दिया, पिताश्री मैं अपने भाग का काम, बस पिता को मिर्च लगी। और उसने अपनी बेटी को भाग्य का पाठ पढ़ाने का निर्णय कर लिया। सोच लिया कि यदि अपने भाग्य का ही खाती है तो इसका विवाह किसी ऐसे भाग्यहीन से करना चाहिए कि इसे ज्ञात हो जाए कि भाग्य क्या होता है। जिसे जिन धर्म पर, जिन शासन पर, भगवान जिनेंद्र पर, निर्गंत गुरुओं पर अकाट श्रद्धान हो, उसे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है, वो पूरी दृढ़ता के साथ। और वही मैना सुंदरी की दृढ़ता थी। पिता ने कहा, बेटा एक बार और सोच ले। पिताश्री, सत्य बोलने में क्या सोचूं, झूठ बोलना हो तो 1000 बार सोचना पड़ता है कि कहीं पकड़ में ना आ जाए। ये तो सत्य है कि मैं अपने भाग का खाती हूं। ठीक है, तो अपने भाग का खाती है तो मैं भी देखता हूं कि तुम अपने भाग्य का कैसे खाती। ऐसा दृढ़ संकल्प महाराज भोपाल ने कर लिया और अपने कक्ष को भीतर से बंद करके गहन चिंतन और मंथन में लग गए। या यूं कहें कि चिंतन मंथन नहीं, अपनी बेटी को मजा चखाने के लिए षड्यंत्र में लग गए, क्योंकि उनके अहंकार को चोट पहुंची थी। बस जब उनके अहंकार को चोट पहुंची है, वो अपने घावों को सहला रहे हैं और बेटी को घाव देने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तैयारी होती है, कल मिलेंगे। ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।